हेलो फ्रेंड्स। बेस्ट सेंट्रल रेलवेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं रेलवे एलडीसीई के थ्रू सीनियर क्लर्क के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है, रनिंग भत्ते का कितना प्रतिशत भाग समापन भुगतान हेतु गणना में लिया जा सकता है? 55%, 50, 45 या 60%? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 55%। अगला क्वेश्चन है, एनपीएस के लिए नियोक्ता का योगदान कितना होता है? इसमें जो नियोक्ता का योगदान होता है वो बेसिक और महंगाई का 14%। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, स्वयं के अनुरोध स्थानांतरण की स्थिति में सीटीजी की राशि अनुमान कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0। अगला है, मासिक वेतन निकालने के लिए किस उपस्थिति को ध्यान में रखा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वास्तविक उपस्थिति और अनुमानित उपस्थिति दोनों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एनपीए के लिए कौन पात्र है? नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ते के लिए कौन पात्र है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर्स। अगला क्वेश्चन है, सीईए के तहत ट्यूशन फीस कर्मचारी के कितने जीवित बच्चों को दी जाती है? तो एल्डर 2। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निवास परिवर्तन सहित 20 किलोमीटर से कम दूरी को किसी अन्य स्टेशन पर स्थानांतरण पर मौजूदा नियमों के अनुसार कितना सीटीजी देय है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीटीजी का 1/3 भाग। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, वेतन अवधि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत तय की गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीडब्ल्यू अधिनियम 1936। अगला है, यदि कोई अधिकारी 8 किलोमीटर की दूरी से अधिक दूरी पर काम करता है तो 3 घंटे के लिए यात्रा भत्ते का कितना प्रतिशत स्वीकार होगा? तो 3 घंटे के लिए जो यात्रा भत्ता होता है वो होता है 30%। अगला है, एचपीए पर ब्याज कितने किस्तों में वसूल किया जाता है? 60 किस्त, 120 किस्त, 180 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है 60 किस्त। अगला है, जब कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के समय दंड भुगत रहा हो तो क्या वह पेंशन का हकदार है? यदि हाँ तो किस प्रकार की पेंशन दी जाएगी? तो उसको जो पेंशन दी जाएगी वो दी जाएगी अनंतिम पेंशन। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, डीसीआरजी की न्यूनतम राशि क्या है यदि कर्मचारी की सेवा के 1 वर्ष के भीतर मृत्यु हो जाती है? तो 6 महीने का वेतन, 2 हाफ का महीने का वेतन, 2 महीने का मूल वेतन या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 महीने का मूल वेतन। अगला क्वेश्चन है, डीसीआरजी की अधिकतम राशि क्या है? तो डीसीआरजी की जो अधिकतम राशि है वो है 20 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सेवानिवृत्त कर्मचारी से संबंधित नहीं है? तो सेवानिवृत्त कर्मचारी से संबंधित कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है, ग्रेच्युटी के विलंबित भुगतान पर ब्याज किसके द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है, वर्तमान न्यूनतम मूल पेंशन क्या है? तो वर्तमान में जो न्यूनतम मूल पेंशन है वो है, इनमें से कोई नहीं। अगला है, पेंशन के सारांशीकरण का अधिकतम प्रतिशत कितना अनुमत है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 40%। अगला है, सामान्य किराए के भुगतान पर सेवानिवृत्ति पर एक कर्मचारी कितनी अवधि तक रेलवे तिमाही में रह सकता है? 4 माह, 2 माह, 1 माह या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 4 माह है। अगला है, कितने वर्ष की निरंतर सेवा प्रदान करने के बाद कर्मचारी पेंशन के लिए पात्र है? 20 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष। अगला है, एक रेलवे कर्मचारी जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है, उसे अनुकंपा भत्ता कितना स्वीकृत किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेंशन या ग्रेजुटी या दोनों के 2/3 से अधिक नहीं। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, एमएसीपी की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए कितने वर्षों के एपीएआर पर विचार किया जाता है? 5 साल, 4 साल, 3 साल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 साल। अगला है, ग्रेड बी में पदोन्नति के लिए एपीएआर के अनुभाग सेकेंड 5500 से 9000 रुपए और उससे ऊपर लेवल 6 और उससे ऊपर के ग्रेड वाले कर्मचारियों के संबंध में को डैश द्वारा रिपोर्ट किया जाता है? जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, जूनियर प्रशासनिक ग्रेड या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सीनियर स्केल। अगला है, एमएसीपी के लिए आवश्यक एपीएआर का वर्तमान बेंचमार्क क्या है? अच्छा, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला है, एपीएआर का फुल फॉर्म है क्या है? एपीएआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय अधीक्षक के संबंध में एपीएआर आरंभ करने के लिए रिपोर्टिंग प्राधिकारी कौन होता है? इसमें जो रिपोर्टिंग प्राधिकारी होता है वो होता है जेएजी। अगला है, सामान्य प्रथा के अनुसार कर्मचारी को कितने दिनों के भीतर अपना स्व मूल्यांकन रिपोर्टिंग अधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए? 10 महीने, 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 दिन। अगला है, मौजूदा निर्देशों के अनुसार रिपोर्टिंग समीक्षा और स्वीकार करने वाले प्राधिकारियों को अपने एपीएआर में अपना मूल्यांकन दर्ज करने के लिए एक अधीनस्थ अधिकारी को काम और आचरण की निगरानी करने का कम से कम कितने दिनों का अनुभव होना आवश्यक है? 30 दिन, 2 महीने, 90 दिन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 दिन। अगला क्वेश्चन है, एमपीपी अनुभाग किससे संबंधित है? तो जो एमपीपी अनुभाग है वो संबंधित है पदों का सृजन, क्रिएशन ऑफ पोस्ट। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पद सृजन के लिए केवल कौन सी श्रेणी चिन्हित की गई है? संरक्षा, गैर संरक्षा, कर्मी दल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मी दल। अगला है, आरबीई नंबर 155/2022 के अनुसार लेवल 8 से लेवल 9 तक स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा क्या है? 2 साल, 4 साल, 5 साल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4 साल। अगला क्वेश्चन है, सामान्य समर्पण पोस्ट के अनुसार समर्पण धन मूल्य का कितना प्रतिशत रेलवे बोर्ड विकसित बैंक को भेजा जाना चाहिए? 10%, 15, 25 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 25%। अगला है, यदि सरेंडर पोस्ट कार्य अध्ययन रिपोर्ट की सलाह पर हुई है तो सरेंडर मनी सरेंडर मनी मूल्य का कितना प्रतिशत रेलवे बोर्ड रिक्त बैंक को भेजा जाना चाहिए? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15%। अगला है,
क्रू के अलावा अन्य पदों के सृजन के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो इसमें जो सक्षम प्राधिकारी होता है वो होता है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्न से उच्च ग्रेड में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण एफ आर डैश के अनुसार किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, FR 22। अगला है, सरकारी कर्मचारियों को अपने स्वयं के अनुरोध पर FR 15A के तहत निचले पद पर स्थानांतरित किया जाता है। नियमित आधार पर पद धारण करने वाले सरकारी कर्मचारी का वेतन संशोधित वेतन संरचना में उसके द्वारा प्राप्त वेतन के बराबर स्तर पर तय किया जाएगा। नियमित रूप से धारित उच्च स्तर का पद, यदि ऐसा कोई चरण उपलब्ध नहीं है तो वेतन नियमित रूप से आयोजित पद के उच्च स्तर पर उसके द्वारा प्राप्त वेतन के संबंध में निचले स्तर में कितने चरण पर तय किया जाएगा और वेतन में अंतर को व्यक्तिगत वेतन के रूप में प्रदान किया जा सकता है। भविष्य की वेतन वृद्धि में समाहित। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अगला सेल के नीचे। अगला है, वैकल्पिक स्टेशनरी पद पर चिकित्सकीय रूप से विवर्गीकृत रनिंग स्टाफ का वेतन तय करते समय यदि परिणामी वेतन 30% जोड़ने के बाद समान वेतन स्तर में किसी भी सेल के अनुरूप नहीं होता है तो वेतन डैश में तय किया जाएगा, समान वेतन स्तर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अगला सेल के नीचे। अगला है, MACP पदोन्नति के अनुदान की तारीख से वेतन निर्धारण कैसे किया जाएगा? मौजूदा स्तर में MACP पदोन्नति के दिन के अनुसार मौजूदा मूल वेतन में एक अनुमानित वेतन वृद्धि जोड़ी जाएगी। उसे इस प्रकार आय आंकड़े के बराबर सेल में रखा जाएगा। MACP पदोन्नति के स्तर में बिंदु, यदि MACP पदोन्नति के स्तर पर ऐसा कोई सेल उपलब्ध नहीं है तो उसे उस स्तर के डैश पर रखा जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अगला उच्चतर सेल। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 से एड हॉक आधार पर पदोन्नति सरकारी कर्मचारी ने वेतन वृद्धि की अगली तारीख यानी 1 जुलाई 2023 को अपना वेतन तय करने का विकल्प चुना है। किस तारीख में उसका वेतन तय किया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्वाइनिंग की तारीख से लेकर पद तक। अगला है, ग्रेड सी श्रेणी में पदोन्नति के लिए निम्न ग्रेड में आवश्यक न्यूनतम सेवा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 साल। अगला है, अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध कैडर चयन में कितने उम्मीदवारों को बुलाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्तियों की संख्या का 3 गुना। ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सुरक्षा पद के लिए चयन में अर्हता प्राप्त करने के लिए लिखित परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करने होंगे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है, पदोन्नति से इनकार करने वाले कर्मचारी को कितने वर्ष की अवधि के लिए रोक दिया जाएगा? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष। अगला है, एक बार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से गठित विभागीय चयन पैनल की मुद्रा क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। अगला है, MACP योजना के तहत कितने वित्तीय उन्नयन की अनुमति दी गई है? 2, 3, अनेक बार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। अगला है, चयन बोर्ड में GP डैश और उससे ऊपर के पदों पर चयन के लिए JAG अधिकारी शामिल होना चाहिए। 2400, 2800, 4200 या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4200। अगला क्वेश्चन, जब पदोन्नति रेलवे कर्मचारी के ग्रेड में प्रवेश और सीधी भर्ती की तारीखें समान हो तो उन्हें वैकल्पिक पदों पर रखा जाना चाहिए। प्रत्येक समूह की पारस्परिक वरिष्ठता
को बनाए रखते हुए सीधी भर्ती के लिए डैश पदोन्नति दी जानी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीनियर, वरिष्ठ। अगला है, जब प्रशिक्षण शामिल नहीं होने पर 2 या 2 से अधिक उम्मीदवारों को आरआरबी की एक ही परीक्षा में समान योग्यता वाला घोषित किया जाता है तो उनकी सापेक्ष वरिष्ठता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ। अगला है, संपादन टूल के बिना ग्रुप डी पद से पदोन्नति पर जूनियर क्लर्क के रूप में नियमितीकरण के लिए टाइपिंग लेखन गति कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 शब्द प्रति मिनट। अगला है, विशेषाधिकार पास पीटीओ जारी करना तब स्वीकार है जब कोई कर्मचारी डैश पर हो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है, पोस्ट सेवानिवृत्त मानार्थ पास के लिए न्यूनतम कितनी सेवा आवश्यक है? तो मानार्थ पास के लिए जो न्यूनतम सेवा है वो है 20 साल, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, अगला क्वेश्चन है, डैश के मामले में ब्रेक करने की अनुमति नहीं है। स्थानांतरण पास, स्कूल पास, निपटान पास या सेवानिवृत्ति के बाद मानार्थ पास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निपटारा पास। अगला क्वेश्चन है, उच्च कक्षा का पास कब जारी किया जा सकता है? तो उच्च कक्षा का पास कब किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सीय आधार पर। अगला क्वेश्चन है, पास धारक के परिचारक कौन हो सकते हैं? तो जो पास धारक के परिचारक होते हैं वो होते हैं पूर्णकालिक वेतनभोगी नौकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, एक अराजपत्रित रेल सेवक के लिए अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है जिसने रेलवे सेवा के डैश वर्ष पूरा कर लिया हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 साल। अगला क्वेश्चन, किस सीमा तक मातृत्व अवकाश को किसी भी प्रकार के अवकाश के साथ जोड़ा जा सकता है? 1 साल, 2 साल, असीमित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 साल। अगला है, गर्भपात सहित गर्भपात के लिए किस अवधि का मातृत्व अवकाश दिया जा सकता है? 6 सप्ताह, 45 दिन, 7 सप्ताह या 30 दिन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 45 दिन। अगला है, 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी के स्टेशन पर ट्रांसफर पर कितना ज्वाइनिंग टाइम मिलता है? तो इसमें ज्वाइनिंग टाइम जो मिलता है वो मिलता है 12 दिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अनुपूरक अवकाश का लाभ मंत्रालयिक कर्मचारी डैश की अवधि के भीतर ले सकते हैं? 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है, अन्य छुट्टियों के साथ ली गई असाधारण छुट्टी की अधिकतम अवधि इससे अधिक नहीं हो सकती। तो किससे अधिक नहीं हो सकती? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष। अगला है, एलएपी की अधिकतम मात्रा जिससे एक बार में डैश दिनों से अधिक नहीं हो सकती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 180 दिन। अगला है, औसत वेतन पर अधिकतम कितने दिनों की छुट्टी जमा की जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है, सेवारत कर्मचारी को अवकाश यात्रा रियायत के समय डैश दिन तक अर्जित अवकाश संलग्न करने की अनुमति दी जा सकती है? 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 दिन। अगला क्वेश्चन है, नौकर को सेवा से बर्खास्तगी हटाने पर क्या किसी सरकारी कर्मचारी को अवकाश नकदीकरण स्वीकृत किया जा सकता है? हाँ, नहीं, 50% छुट्टी उसके खाते में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नहीं। अगला क्वेश्चन है, किसी कर्मचारी को उसके सेवा जीवन में कितने दिनों का एलएपी जमा किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीमित। अगला क्वेश्चन है, जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार नहीं है तो दी गई छुट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है
असाधारण छुट्टी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारतीय रेलवे में अग्रदाय खातों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? तो इसमें जो सत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है, किस नियम के तहत किसी कर्मचारी को बिना आरोप पत्र जारी किए हटाया जा सकता है? तो कौन सा नियम है? तो वो नियम है नियम 14 का 2, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, डी एंड ए नियम डैश के उल्लंघन के लिए लागू होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आचरण नियम। अगला है, निलंबन एक डैश दंड है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, मेजर पेनाल्टी चार्जशीट जारी करने के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो मेजर पेनाल्टी के लिए SF5, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, 3 वर्षों तक वेतन वृद्धि रोकना किस प्रभावशाली पेंशन पर जुर्माना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर। अगला, मानक फॉर्म 4 कर्मचारी को डैश के समय जारी किया जा सकता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म 4 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निलंबन के दौरान डैश प्रतिशत मूल वेतन और डीए दिया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50%। अगला है, RSD&A नियमों के नियम 25A के तहत समीक्षा किसके द्वारा की जा सकती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, D&A मामले की जांच D&A नियम 1968 के डैश के अनुसार की जानी चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियम 9। अगला है, किसी बड़े दंड मामले में जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए किस SF का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है SF7, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निलंबन का विस्तार डैश से अधिक अवधि के लिए नहीं होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार में 90 दिन। अगला है, किसी रेलवे कर्मचारी को दिनांक 1/10/2017 से निलंबित माना जाएगा यदि डैश घंटे से अधिक की अवधि के लिए हिरासत में रखा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 48 घंटे। अगला है, नियम 9 के 7 के अनुसार आरोपित अधिकारी को अपने बचाव का लिखित बयान प्रस्तुत करने के लिए डैश समय दिया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 10 दिन। अगला है, एक कर्मचारी जिसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है उसे डैश की अवधि के लिए रेलवे क्वार्टर बनाए रखने की अनुमति दी जा सकती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 माह। अगला है, D&A नियम 1968 के तहत आरोपित कर्मचारी द्वारा प्रशासन को हुई हानि की वसूली किसके अंतर्गत आती है? तो ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये आती है माइनर पेनाल्टी, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, D&A नियम के तहत अपील के निपटान के लिए समय सीमा की अवधि कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है, सूचना का अधिकार कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो इसमें जो सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य था वो था तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, केंद्रीय राज्य सूचना आयुक्त द्वारा शिकायतों पर निर्णय लेने के लिए RTI अधिनियम 2005 में निर्दिष्ट समय सीमा कितने दिन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसी कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है। अगला है, सूचना का अधिकार अधिनियम का क्या अर्थ है? सूचना का अधिकार अधिनियम का अर्थ है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, RTI अधिनियम 2005 के तहत CPIO पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25,000। अगला है, RTI अधिनियम के तहत प्रथम अपीली प्राधिकारी को प्रथम अपील पर निर्णय लेना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असाधारण मामलों में अपील की प्राप्ति की तारीख से 45 दिनों के भीतर यदि कारण दर्ज किए गए हैं। अगला है, रेलवे कर्मचारी का लाभ निधि किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी
वर्ष 1931 से। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कर्मचारी लाभ निधि के स्रोत क्या हैं? तो इसके जो स्रोत हैं वो हैं जुर्माने से प्राप्त सभी प्राप्तियां, जब्त किए गए पीएफ, बोनस से प्राप्त सभी रसीदें, गैर राजपत्रित कर्मचारियों और 3 साल से अधिक समय से अवैतनिक वेतन। ऑप्शन नंबर डी। अगला है स्टाफ बेनिफिट के लिए सरकार द्वारा हर साल कितनी राशि का योगदान दिया जाता है? हर साल जो योगदान दिया जाता है वह हर साल 800 रुपये प्रति व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी। अगला है फैक्ट्री अधिनियम द्वारा शासित रेलवे प्रतिष्ठानों में कैंटीन स्थापित करने के लिए कितने कर्मचारी की आवश्यकता होती है? इसमें जो कर्मचारी की आवश्यकता होती है वो होती है 250 कर्मचारी या इससे अधिक। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है किस कक्षा तक स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए छात्रावास सब्सिडी की अनुमति दी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12वीं कक्षा तक। अगला रेलवे संस्थान क्लब का उपाध्यक्ष कौन है? इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मंडल रेल प्रबंधक। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मुख्यालय में गठित कर्मचारी लाभ कोष का अध्यक्ष कौन है? इसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी, पीसीपीओ। अगला है आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टरों को मानदेय का भुगतान कहाँ से आता है? इनको जो मानदेय का भुगतान आता है वो आता है स्टाफ बेनिफिट फंड से। ऑप्शन नंबर ए। अगला है कर्मचारी लाभ निधि का प्रबंधन कौन करता है? ये कौन करता है? तो ये करता है मुख्यालय द्वारा गठित एक समिति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारतीय रेलवे में आईपीएएस कब शुरू किया गया था? भारतीय रेलवे में आई पास जो शुरू किया गया था वो किया गया था मार्च 2016 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला है ईएसएस का फुल फॉर्म क्या है? ईएसएस का फुल फॉर्म है एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। ऑप्शन नंबर बी। अगला है एचआरएमएस का फुल फॉर्म क्या है? एचआरएमएस का फुल फॉर्म है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी। अगला है आई पास को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आई पास को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है क्रिस के द्वारा, CRIS। अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के संघ की राजभाषा का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है राजभाषा नियमों के अनुसार भारतीय संघ को डैश क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि कौन सी होगी? तो लिपि होगी देवनागरी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है संसदीय राजभाषा समिति के कितने मेंबर होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति में जो टोटल मेंबर होते हैं वो होते हैं 30। ऑप्शन नंबर ए। अगला है राजभाषा समिति में विपक्ष के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? तो इसमें जो विपक्ष के सदस्यों को नियुक्त करता है वो करता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए। अगला है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं होते हैं वो टोटल है 22। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार के कार्यालय में हर वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 14 सितंबर। अगला है मंडल रेल कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मंडल रेल प्रबंधक। अगला है राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा मंत्रालय लेता है? तो ये लेता है गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष से श्री बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर। ये था रेलवे एलडीसीई के थ्रू सीनियर क्लर्क के लिए पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि आने वाले रेलवे एग्जाम के लिए उपयोगी हो सकते हैं। यदि आप चैनल में नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे, और इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।